हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मैथमेटिक्स को बहुत ही गहराई से सीख रहे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर, जो कि है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। तो बच्चों, आज हम पिछले क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 8 तक था। और आज की क्लास में हम लोग उसी एग्जाम्पल के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को, कुछ नई चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 को सीखते हैं। लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने एग्जाम्पल सीखा था, उसकी मदद से मैंने आपको कहा था कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा। जो प्रॉब्लम है वो आने वाले क्लासेस में शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए तो पढ़ते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 9 को। क्वेश्चन है, 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज को परिकलित कर लिया जाता है। क्या ये ब्याज एपी बना सकते हैं? और यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। मैं आपको इसे शॉर्ट करके बताता हूं। देखो बच्चों, 1000 की धनराशि है, मतलब 1000 रुपये हमारा मूलधन है ना। 1000 रुपये हमारा मूलधन है। मूलधन तो आप जानते हैं, जितना पैसा आप लगाए हैं या लिए हैं वो, ठीक है। और ये आपको 8% के हिसाब से, मतलब ये जो दर है, दर ये आपका है 8%, ठीक है। अब कहता है हर साल के प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका ब्याज ज्ञात कर लिया जाता है। एक साल का कुछ ब्याज होगा, साधारण ब्याज है, मिश्र धन नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। और दूसरा आपका हर साल के अंत में आपको ब्याज परिकलित कर लेना है और इस तरह से एक बार चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहे हैं। तो आइए ट्राई करते हैं। मिनिमम कम से कम आपको 3 सालों के बारे में तो जानना ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो दिया है क्या, दिया है मूलधन, है ना। मूलधन कितना दिया है? 1000 रुपए, है ना, 1000 रुपए। चलो, और दर कितना दिया है बच्चों? तो दर दिया है आपका 8%। इसलिए पहले साल में ब्याज, पहले वर्ष में ब्याज। अब सोचो पहले वर्ष में ब्याज कितना आएगा, इसे हम लोग A1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? आप जानते हो ब्याज निकालने का फॉर्मूला, साधारण ब्याज निकालने का होता है PRT/100। मतलब P मतलब मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 1000 गुने R मतलब रेट मतलब दर मतलब 8, और पहले साल के लिए सिरे 1 और बट्टे में 100। उम्मीद है आप लोग ये छोटा छोटा चीज तो जरूर सीखे होंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 8 को 10 से गुना कर देने पे ये आ रहा है आपका 80। कितना आ रहा है बच्चों? तो 80 आ रहा है। ये आपका A1 निकल गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे वर्ष के लिए। तो लिखेंगे दूसरे वर्ष में ब्याज। अब दूसरे वर्ष में ब्याज क्या होगा, इसके लिए हम लोग इसे मान लेते हैं A2। अब क्या होगा, 1000 गुने 8 और गुने दूसरे साल बट्टे में 2 कहीं करें ऐसे, तो हमारा इस बार वैल्यू आ रहा है बच्चों 160, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे वर्ष, है ना, कम से कम 3 तो निकालना होगा। तीसरे वर्ष में जो ब्याज होगा उसे हम लोग A3 मानते हैं, जो कि हमारा 1000 गुने 8 गुने 3 बट्टे में 100 होगा। 2 जीरो काट देंगे, 8 या 24 मतलब 240। अब इन 3 को गौर से देखो और सोचो, क्या ये एपी बना रहे हैं? तो एपी बना रहे हैं, यानी इस बात की जानकारी हमें कैसे पता चलता है? जब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस देखो, यहाँ 80 से 160 हुआ, मतलब 80 का अंतर। 160 से 240 हुआ, फिर से 80 का अंतर। इसका मतलब ये एपी बना रहा है। और जो हमारा एपी बन रहा है बच्चों, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका 80, उसके बाद 160, फिर 240, और ऐसे बढ़ते 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 आगे बढ़ रहा है। अब बच्चों ये पूछा है ना कि 30 साल में इसका ब्याज क्या हो जाएगा। अब जब आपका दिमाग आपके साथ है और आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को सीख रखे हैं, तो क्या समझना होगा, ये पहले साल का ब्याज है। मतलब क्या समझे कि n का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है एक साल में, और ये जो ब्याज आया है ये एक्चुअली में A1 है, मतलब पहले साल का ये वैल्यू है। और बच्चों पूछा क्या है, 30 साल के बाद क्या ब्याज आएगा, मतलब ये वैल्यू पूछा है। और ये क्या दिया है, सीट नंबर दिया है 30 वर्ष, मतलब ये सीट नंबर है, पहला सीट नंबर, ये दूसरा सीट नंबर, ये तीसरा सीट नंबर, ऐसे 30 साल में, मतलब 30वां सीट नंबर पे वैल्यू क्या आएगा। जैसे ये पहले सीट नंबर पे इसका ब्याज है, दूसरे सीट नंबर पे इसका ब्याज है, तीसरे पे ब्याज है, वैसे 30वें नंबर पे ब्याज क्या होगा, मतलब इसमें वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। अब यदि आप बहुत समझदार हैं तो सोच के बताओ, यदि A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो वैल्यू हमें किसका निकालना होगा? बोलो बोलो बोलो, A30 का निकालना होगा, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले D निकाल लेते हैं, है ना। चलो सॉल्व करते हैं अब आगे।
है ना। अब क्या कर लेते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं। ए तो हमारे पास है, A1 को ही ए बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी मतलब सार्वअंतर, इसका वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, है ना बच्चों। तो ये आप यहाँ भी कर सकते हो बीच में, इसको लिखने से पहले या बाद में भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये अच्छा होगा कि हम इसे पहले कर ले, है ना। तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और ये चले जाएगा इसके बाद, ठीक है ना, ये इसके बाद जाएगा और इसे पहले। चलो भाई तुम यहाँ आ जाओ और आप यहाँ आ जाओ। चलो बात हो। अब देखो बच्चों, यदि d का वैल्यू निकाले कितना आ जाएगा, A2 हमारा कितना आया 160, 160 माइनस में 80 A1, और इसका हमारा d कितना निकल आया 80, ठीक है। और इस तरीके से हमारा AP ये तैयार हो चुका है, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, सोचो, A1 है, A2 है, A3 है, ठीक है। A1 A2 A3, इसकी मदद से यही वाला हम लोगों ने AP तैयार कर लिया है। 30वें साल के लास्ट में पूछा है, मतलब हमको क्या पूछा, A30 पूछा है ना, लिखेंगे 30 साल के अंत में ब्याज, 30 साल के अंत में ब्याज, मतलब ये कैसे निकालेंगे, A30 करके निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो A प्लस 29D मतलब 29D मिलेगा, ठीक है। अब A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हमारा 80 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 80 और प्लस में 29 गुने, और D का मान सोचो, D का मान 80 है ना, ये भी आपका 80 आ रहा है, तो गुणा करो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 80। सोचो ना, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये आपका 80 80, इसे आसानी से कैसे गुना कर सकते हैं, देखो 80 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस 29, 29 और 1 मिलके हो जाएगा 30, और इस तरह से गुना करना आसान है। 8 तिहाई 24 पे 2 0 बच्चों, मतलब 30 साल के अंत में हमारा कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यही आपका आंसर। बोलो, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, कितना आसान सा एग्जाम्पल था, ऐसे आपको बना लेना है बहुत ही आसान तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरे पंक्ति में 19 हैं, और इस तरह से उसके अंतिम गुलाब जो है, अंतिम जो पंक्ति है उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब कहता है बताओ इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। अब आपको समझा देता हूं क्वेश्चन को। कहता है एक पंक्ति में टोटल कितने हैं, तो 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे में कितने हैं, तो 21 है, ठीक है ना, दूसरे में 21 ही है, तीसरे में 19 होंगे, और इस तरह से करते 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 जब लाइनें छोटी छोटी गई तो लास्ट वाले में सिर्फ 5 ही गुलाब के पौधे हैं। तो बताओ इसमें टोटल कितने कितने पंक्तियां हैं, है ना, कितनी पंक्तियां हैं। अब बच्चों सोचो कहाँ से हम इसे AP में कैसे ढाल सकते हैं। देखो ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, बढ़ते 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 5 पे रह गया, मतलब ये AN हो सकता है ना, क्योंकि अंतिम में तो यही है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। इसने साफ साफ कह रखा है कि अंतिम पंक्ति जो होगा बच्चों, वहां पर हमारा 5 गुलाब के पौधे हैं। तो AP यदि हम बनाना चाहें उसको देख करके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे दिया है पहली पंक्ति में ऐसे ऐसे करके दिया है, मतलब वो AP बना चुका है ऑलरेडी, और ये कह रहा है कि पहली पंक्ति में कितने हैं, तो 23 हैं, दूसरे में 21 हैं, और तीसरे में 19 है, ऐसे बढ़ते 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 अंतिम में 5 है। अब सोचो ये क्या दे रखा है, 5, उसका वैल्यू दे रखा है, और सीट नंबर आपसे पूछा है ना। तो तैयार हो जाओ सोचने के लिए। ये सीट नंबर यदि तुमसे पूछा है, मतलब N पूछा है ना, सीट नंबर N, और ये पहला नंबर सीट, ये दूसरा नंबर सीट, ये तीसरा नंबर सीट, ये कितने नंबर सीट पे 5 आ रहा है ये हमें पता नहीं है, मतलब सीट नंबर निकालना है। अब बच्चों ये वैल्यू क्या होगा, यदि ये n है मतलब ये वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसे हम an कहते हैं। सर बहुत बार बनाया है, चलो ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या करने हैं, सबसे पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 हमारा 23, A2 हमारा है 21, इसलिए क्या हो जाएगा, D का वैल्यू होता है A2 माइनस A1, मतलब 21 माइनस 23 दैट इज माइनस का 2, ठीक है। अब A और D निकल गया है बहुत आराम से, और क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, लिखेंगे और अंतिम पद, ये हमारा AN है, AN इसका वैल्यू है हमारा 5, ठीक है बच्चों। AN का मान क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1D जो कि 5 हो जाता है। अब A का मान कितना है बताओ, 23 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 23 प्लस N माइनस 1, N निकालना है, और D हमारा है माइनस का 2, ठीक है ना, और इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये प्लस का उधर माइनस में जाएगा, तो वैल्यू ऐसा बनेगा N माइनस 1 और बाहर में है 2 है ना, माइनस 2 है, तो हम लिखेंगे माइनस का 2, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 5 पहले से है, और ये जो प्लस का 23 है ये इधर आएगा तो माइनस का 23 बनाएगा बच्चों। तो n माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 में से यदि ये जाएगा तो माइनस का 18 बचेगा, और ये भागा में आ जाएगा ऐसे,
ये काट दो तो 9 बार में आ जाएगा, और n का वैल्यू 9, और इधर बच्चों ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये n का वैल्यू 10 से तुम क्या समझ रहे हो? n का वैल्यू 10 से ये समझ में आ रहा है कि 10वें नंबर या तो 10वीं पंक्ति जो है, 10वीं पंक्ति, इसमें कितने पौधे होंगे? 5 गुलाब के पौधे होंगे। तो लिखेंगे क्या? अतः 10वीं पंक्ति में 10 गुलाब के पौधे, सॉरी 5, 10वीं पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे होंगे, 5 गुलाब के पौधे होंगे। ऐसे आप कहीं लिख देंगे तो एग्जामिनर बिल्कुल आपका मार्क्स नहीं काटेगा और बहुत ही खूबसूरती से आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका ऑलमोस्ट एग्जाम्पल खत्म हो चुका है और अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये सारे एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल से नहीं बल्कि हमारे एक्सरसाइज से होंगे। तो प्रश्नावली 5.2 आपका स्टार्ट हो चुका है और इस क्वेश्चन में आपके पहले ही क्वेश्चन में आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना। अब सोचो कि एक किसी में आपके पास वैल्यू एक आप देखें तो एक आपका वैल्यू जो है वो स्किप किया हुआ है। अब कहता है जहां जहां पे ये वैल्यू स्किप किया हुआ है इसे आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए क्या होगा? तो पहले नंबर क्वेश्चन को गौर से देखें। तो पहले नंबर क्वेश्चन में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। वेट प्लीज। पहले नंबर क्वेश्चन में ये जो है बच्चों, ये इसमें से आपको क्या क्या दे रखा है? ए का वैल्यू दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है, ए एन आपको पूछा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लिखें पहला फर्स्ट नंबर में सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि दिया है हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रखे होंगे। वैल्यूज दे रखे हैं, ए का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? अरे भाई बहुत आराम से, ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? तो डी का वैल्यू हमारा 3 दे रखा है और एन का वैल्यू है हमारा, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू है 8। तो आपको बोला है कि ए एन बताना है भाई। तो ए एन कैसे निकाल लेंगे? बहुत आराम से, फॉर्मूला लगा दो, हल करते हैं, है ना। लिखेंगे अब कैसे बनाएंगे? तो ए एन बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। अब बच्चों a हमारा कितना है? a हमारा 7 है प्लस n हमारा 8 है और d हमारा 3 है। तो कैसे बनेगा? 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 गुने 3 7 या 21 और 7 मिला देंगे तो 28 आपका आंसर हो जाता है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। मजा आ गया? इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं इसी में से। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन इसमें है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि हमने आपको a का वैल्यू दिया -18, a का वैल्यू दिया -18, ठीक है। अच्छा, d आपको निकाल लेना है, d लास्ट में लिखते हैं। तो n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 10 है और आपका लास्ट में a n का वैल्यू बच्चों 0 है, ठीक है। तो कहता है बताओ d क्या होगा, ठीक है। हल करते हैं। देखो, हमेशा यदि ये दिया हुआ हो ना तो इसी की मदद से आप सारा निकाल ले, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यही फॉर्मूला आई थिंक बनाना होगा, ये सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगने वाले हैं। तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ए एन इक्वल टू 0 दे रखा है, एन इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस, थोड़ा सा फैला दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, मतलब ए एन बराबर में 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ए हमारा कितना है? माइनस का 18 है, प्लस एन 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 10 है, तो 10 माइनस 1 और डी तो निकाल लेना है सर, ये 0 हो जाएगा। अब यदि ये 0 है तो माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ 10 में से 1 जाएगा तो 9d और इधर माइनस का उधर प्लस में 18। तो यदि हम इसे काटना चाहें तो 9 से आसानी से कटेगा 2 बार में और हमारा d का वैल्यू कितना आया? सिर्फ 2, मतलब सार्व अंतर आपका कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया, ठीक है। तो जो स्किप किया हुआ था क्या? d का वैल्यू, ये बहुत ही आराम से हम लोगों ने निकाल लिया है। बोलो, समझ में नहीं आया क्या? बहुत ही आसान से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भाई a हमारे पास नहीं है, a हमको नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो क्या है? d हमारा -3 है। तो हम क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे बच्चों, दिख रहा है ना, विजिबल है। चलो कोई और ये ट्राई करते हैं, ठीक है ना। देखो d हमारा है -3, तो लिखो d बराबर -3 और क्या है? n का मान 18 है, तो लिखो n का मान 18 है और क्या है भाई? a n का मान -5 है, तो a n का मान -5 है और आपको पूछा है a का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे a का मान क्या होगा, जो दिया है वही लिखेंगे ना, है ना। बहुत आराम से, एकदम ओबीडिएंट बच्चे के जैसा। अब बच्चों क्या करना है? अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो सभी में काम आ रहे हैं। ए एन का वैल्यू यदि हमको दे रखा है तब तो कोई परेशानी ही नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस
n माइनस वन डी इज इक्वल टू -5। ठीक है, a हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं। n हमारे पास 18 है, तो 18 माइनस वन और d हमारा माइनस का 3 है इज इक्वल टू माइनस का 5। अब कैसे बना, सोचिए कैसे बनाएंगे हम। कुछ भी नहीं करना बच्चों, ऐसा करना है a प्लस 18 में से एक जाएगा तो 17 और गुणे माइनस का 3, ये डायरेक्ट करूँ क्या, चलो छोड़ो, -5। अब क्या हो जाएगा, a का वैल्यू, सोचो ऐसा सोचना है आपको, 17 तिया -51, अब इधर -51 है, उधर जाएगा तो +51 हो जाएगा, तो -5 के साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 51। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो a का मान क्या हो जाएगा, फिर a का मान हो जाएगा, इन दोनों को आपस में माइनस करो तो ये हो जाएगा आई थिंक 46 और प्लस में होगा क्योंकि बड़ा का साइन प्लस में है, तो a का मान हमारे पास आ चुका है 46। तो कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, उम्मीद है आप लोगों को बहुत आराम से समझ आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा, ठीक है ना। अब आपको क्या क्या दे रखा है, अच्छा इसे भी मिटा दो क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, चलो इसे साफ कर देता हूं क्योंकि अब स्पेस खत्म हो गया ना, चलो मिटाते हैं। हमारे पास 2 और क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं, आइए 2 क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या है, देखो हमारे पास और 2 कौन से क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये है 4th नंबर क्वेश्चन। a का मान कितना दे रखा है, a का वैल्यू है बच्चों -18.9, ये कौन सा है, 4th, ठीक है, फर्स्ट का ही 4th है। उसके बाद d का वैल्यू कितना है, तो 2.5 है, क्या है देखते जाना है, d का वैल्यू हमारा 2.5, ठीक है, तो d का वैल्यू भी हो गया। अब हमारे पास n आपको कह रहा है क्या है, हमको नहीं पता, तो ठीक है हम भी कह रहे हैं अरे भाई हमको भी नहीं पता। और लास्ट में क्या बच्चों, तो an का मान है 3.6, तो लिख दो ना an का वैल्यू है 3.6, इसी से बनता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा दे रखा है an इक्वल टू 3.6, यहाँ नहीं थोड़ा सा साइड में, an इक्वल टू 3.6, तो बच्चों यहाँ पर an का वैल्यू हम लिख देते हैं फॉर्मूला n-1d इज इक्वल टू 3.6। a हमारा कितना है, तो माइनस में 18.9 है और प्लस n का वैल्यू पता नहीं है और d का वैल्यू 2.5 है और बाहर में 3.6 है। अरे भाई ये आपको डेसिमल में देकर के आपको घबराना चाह रहा है, लेकिन आप घबराए नहीं, है ना, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। देखिए अब यहाँ क्या होगा, n-1 इंटू 2.5, ठीक है, इधर 3.6 है और ये इधर माइनस का उधर प्लस, मतलब 18.9, ठीक है बच्चों। अब क्या बन सकता है, देखो 9 और 6 15, देखो इसे ऐड कैसे करते जानते हो क्या, 18.9 और 3.6 ऐसे ऐड करते हैं, मतलब सामने सामने होना चाहिए पॉइंट, 9 6 15, 8 3 11 12 और ये 2, कितना आया 2.25, सॉरी 22.5, और यहाँ से भागा में क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है, और यहाँ n-1। एक तरीका सिखाऊं, देखो जब भी पॉइंट इक्वल नंबर में होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, यहाँ पर भी एक अंक के पहले, यहाँ भी एक अंक के पहले, तो आप पॉइंट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ 25 है, यहाँ 225 है, तो 25 को यदि काट दो, 25 9 225, मतलब ये कितने बार में आ गया, 9 बार में ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n-1 है और यहाँ 9 है, तो मतलब ऐसे लिखेंगे हम कि n-1 इज इक्वल टू 9 है, तो n का वैल्यू 9 और इधर प्लस में 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा n का वैल्यू निकल गया है जो आपको पूछ रखा था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम 5 नंबर क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में a का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, a का वैल्यू है 3.5, ठीक है ना। अब 3.5 यदि आपको ये वैल्यू है, आगे देखते हैं d का वैल्यू है 0, तो यहाँ लिखते हैं d इज इक्वल टू 0, और क्या है n का वैल्यू है 105, तो n का वैल्यू हम लिख देते हैं 105, और फिर an का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये तो बहुत ही आसान बन गया, कैसे, अब हमें यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 का d। अब बच्चों a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3.5 और प्लस n का वैल्यू कितना है 105 और -1 और d का वैल्यू कितना है, तो ये तो 0 है। अब बच्चों सोचो कितना भी हम इसे कैलकुलेट कर ले, 105 में से 1 जाएगा तो 104 बचेगा, 0 से यदि हम कैलकुलेट करें तो 0 ही हो जाएगा, और उसके साथ जोड़ भी दे तो ये केवल 3.5 ही रहेगा, तो an का वैल्यू कितना हो गया 3.5 हो जाएगा। अब ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि यदि d ही 0 है तो इसे आप सोच भी सकते हैं कि यदि डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, मतलब यदि इसका AP हम इमेजिन करें तो ये 3.5 इंटू 3 मतलब 3.5
3.5, इसे आप अनंत काल तक ले जाओ तो ये हमेशा 3.5 यही हो रहा होता। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू मतलब डिफरेंस जो है ये तो हमेशा 0 रह रहा है। इसीलिए बच्चों जो an हमारा आया है, अंतिम पद जो आया है, ये भी हमारा कितना आया है 3.5। तो इसे आप थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ भी यदि समझेंगे तो आपको बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन बन जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आज हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया है, 2 एग्जाम्पल्स और एक एक्सरसाइज। अब एग्जाम्पल में हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, कल से हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करें और यदि कोई दिक्कत है तो आने वाले क्लासेस में वो सभी को शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपके दोस्त, आपके जानकार, कोई भी किन्हीं को भी यदि इन वीडियोस का जरूरत पड़ता है तो उन्हें जरूर फॉरवर्ड करें और जुड़े रहे गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।